नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है ब्रह्म राक्षस कविता पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया जाके पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि हमने उस कविता में आधा हमारी उस कविता का हो चुका है और आधा बचा हुआ पार्ट जो है कविता का उसमें हमने पार्ट 2 में रखा है। तो पहले आपसे अनुरोध है कि पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, नहीं तो आपको कविता समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा संक्षिप्त में बता दें कि हम कहाँ तक कविता में पहुँचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म राक्षस कविता का पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू करने से पहले बता देते हैं कि कविता जो पहले थोड़ा बहुत इसका संक्षिप्त बता देते हैं कि ब्रह्म राक्षस की जो कविता है उसमें कवि ने बताने का प्रयत्न किया है। क्या बताने का प्रयत्न किया है कि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की एक प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक कविता है। आप लोग को पता है ना, ये जो कविता है प्रतीकात्मक रूप में लिखी है और मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जो बुद्धिजीवी के आंतरिक भटकाव और ज्ञान के अहंकार को दर्शाती है। यह कविता समाज के कटे हुए उस प्रखर ज्ञानी की त्रासदी को उजागर करती है जो अपने अकूत ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए नहीं कर पाता और स्वयं के द्वंद्व में ही नष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पे जिसको सब चीज़ की समझ है, ठीक है, सब चीज़ की समझ है, वो सब कुछ जानता है कि शासन प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए, उस सत्ता को बदलने का हमें मतलब कुछ ना कुछ भरसक प्रयास करना चाहिए। पर क्या होता है कि हमारे हाथ बंधे हुए, मजबूरी है, हम कर नहीं पाते हैं। हम सैद्धांतिक रूप से तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मजबूर है। और जो स्वाभिमानी व्यक्ति रहते हैं ना, जिसको सब का ज्ञान भी रहता है, सब कुछ रहता है कि क्या सही क्या गलत सब कुछ पता रहता है, पर भी वो किसी न किसी मजबूरी के कारण, किसी न किसी स्वार्थ के कारण क्या करता है, वो सत्य को नहीं आजमाता है और अपने ही अंदर घुटते रहता है, अपने ही अंतरात्मा को कोसते रहता है और वो जो उसका ज्ञान है वहीं के वहीं रह के दब जाता है। ठीक है, तो हमने 20 पंक्तियां तक देख लिया था। उसके बाद की जो पंक्तियां बची है उसका भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, उद्भ्रांत शब्दों के लिए आवर्त में हर शब्द निज पति शब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी झूठ विकृताकार कृति। इसका मतलब क्या है, देखो उनके विचार इतने उलझ गए हैं कि शब्द आपस में टकराने लगते हैं और उसका व्यक्तित्व भी आंतरिक संघर्ष से क्या हो गया, विकृत हो गया है। मतलब जो ब्रह्म राक्षस बैठा है, जो ब्रह्म राक्षस ज्ञानी है, वो कुछ ना कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, शब्द बोल रहा है, फिर कहीं कहीं पागल जैसे बड़बड़ाता है, कहीं गाली बकता है और अपने शरीर के जो मैल को घसने की कोशिश करता है, साफ करने की कोशिश करता है। वो जो छिछला पानी है कुएं के अंदर, वो पानी को उठाकर शरीर के मैल को धोने का प्रयास करता है। फिर उसे महान विभूतियाँ जो है, बड़े बड़े महान नेता हैं, दार्शनिक हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होता है, उनकी विचारधारा को याद करता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, देखो ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ बावड़ी की इन मुंडोरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं डगर के पुष्प तारे श्वेत। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मा राक्षस के भीतर लगातार विचारों का संघर्ष चल रहा है। प्रकृति भी मानो उसकी पीड़ा को सुन रही हो। ठीक है, अब सुन रहा हूँ मैं वहीं पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई। इसका मतलब क्या है, कभी स्वयं उस दुख कथा को महसूस कर रहा है। यह ऐसे बुद्धिजीवी की त्रासदी है जो समाज से कटकर अकेला पड़ा है। ठीक है ना, यानी अकेलेपन और वो जो घुटन को वो खुद महसूस कर रहा है। और ये एक ऐसी बुद्धिजीवी की त्रासदी है जो समाज से कटकर अकेला पड़ा है, मतलब समाज से हटकर है बिल्कुल। ठीक है, जिसकी विचारधारा अलग है और जो सबका ज्ञान रखता है, पर किसी न किसी मजबूरी से, कहीं ना कहीं अहंकार से, किसी न किसी कारण से वो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं कर पा रहा है। एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव। देखो क्या बोल रहा है, इसका मतलब ज्ञान और सत्य की खोज कठिन संघर्षों से भरी हुई है। बार बार असफलताओं और पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, एक चढ़ना और उतरना और पुनः चढ़ना और ढुलकना, पैर मोचों में और छाती पर अनेकों घाव। मतलब ये प्रतीक के रूप में यदि हम लेंगे तो क्या बोलेंगे कि ज्ञान और संघर्ष की खोज कठिन और संघर्ष से भरी रहती है। बार बार असफलताओं और पीड़ाओं का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी
उग्रतर, अच्छे और उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, किचन ग्रहण चिंकित सफलता। इसका मतलब क्या है कि जीवन में केवल अच्छे और बुरे का संघर्ष नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ और अधिक श्रेष्ठ के बीच भी संघर्ष चलते रहता है। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, बुरे अच्छे बीच का संघर्ष, वे भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का सगर, ग्रहण किंचित सफलता। ठीक है, जीवन में केवल अच्छे और बुरों का संघर्ष नहीं होता, बल्कि श्रेष्ठ और अधिक श्रेष्ठ के बीच भी संघर्ष चलते रहता है। अतिभव्य असफलता, अतिरेक्तवादी पुण्यता की व्यथाएं बहुत प्यारी है, मानवीय अंतर कथाएं बहुत प्यारी है। मतलब इसका मतलब क्या है, पुण्यता की चाह कई बार असफलता और पीड़ा देती है, फिर भी संघर्ष मनुष्य के जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। ठीक है, मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है, वृक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। मतलब ब्रह्म राक्षस अंत में क्या हो जाता, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, वह एक सच्चे शोधक और विचारक की तरह जीवन बिताता है। देखिए, कहने का मतलब जो ज्ञानी रहते हैं, जो दार्शनिक रहते हैं, उनमें बहुत सारा ज्ञान रहता है और उस ज्ञान को वो संसार के कार्यों के लिए दे तो संसार का उद्धार हो जाए। हाँ, और विद्रोह की क्रांति लोगों में जगा के सत्ता में परिवर्तन कर सकता है, अच्छे नीचे जो अच्छे और बुरे में फ़र्क बता सकता है, पर कहीं ना कहीं वो अपनी अज्ञानता तो नहीं कहेंगे, अहंकार के कारण या किसी मजबूरी के कारण वो अपने ज्ञान को समाज तक पहुंचा ही नहीं पाता है, और उसकी जो उनकी अंतर्यात्मा है उसी में वो घुटते रहता है और वो करते रहता है और उसी संघर्ष में एक दिन मर जाता है। ठीक है, पर उसका जो संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो जीवित रहता है। ठीक है, विचारों के माध्यम से। व्यक्तित्व का वह कोवल स्फटिक प्रसाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। मतलब इसका मतलब क्या, उसका व्यक्तित्व अत्यंत संवेदनशील और जटिल था, ऐसे जीवन को जीना आसान नहीं है। किंतु युग बदला और आया, कीर्ति, व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय, मन और धन अभिभूत अंतकरण में से। इसका मतलब क्या है कि समाज धीरे धीरे स्वार्थ और धन के पीछे भागने लगा, मानवीय संवेदनाएं और सत्य पीछे छूट गए, है ना। व्यक्ति क्या करता है, ज्ञान वगैरह सब कुछ रहता है उसके पास, पर क्या करता है, लोभ लालच के कारण वो क्या करता है, अपना जो रियल वाला आत्मसम्मान और वो है उसको वो भूल जाता है। ठीक है, और उसके चक्कर में क्या करता है, मानवीय संवेदना को पीछे छोड़ देता है। पिस गया वो भीतरी ओ बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। इसका मतलब क्या है, ब्रह्म राक्षस आंतरिक संघर्ष और बाहरी सामाजिक दबाव के बीच में पिस गया, यही सबसे बड़ी उसकी त्रासदी है। ठीक है, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर्त शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना स्रोत। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रह्म राक्षस, जो विद्रोह की क्रांति जगाने वाला नेता, वो मर गया है, पर उसकी बताई हुई बात उसके शिष्य को याद है, और वो शिष्य चाहता है कि उसी तरह की जो क्रांति है, जो विद्रोह की भावना है, जो आत्मसंघर्ष और संघर्ष की बात है, जो विद्रोह की बात है, उसको जगा के रखना चाहता है उसका शिष्य, उसकी विचारधारा को जीवित रखना चाहता है। ठीक है, और उसी तरह से बुद्धिजीवी बनना चाहता है, पर वो उस बुद्धिजीवी का लक्ष्य है लोक कल्याण करना, जनता का कल्याण करना। ठीक है, संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। वो जो उसका शिष्य है वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उड़ शिष्य होना चाहता हूँ, जिससे कि वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगतपूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। ऐसा वो चाहता है, यानी कवि चाहता है कि ब्रह्म राक्षस के विचारों और उसकी पीड़ा को सही निष्कर्ष तक पहुंचाकर समाज के सामने वो प्रस्तुत करना चाहता है उसका शिष्य। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।